हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का नाम था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस और यहाँ पर हमने चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि आपने यहाँ पर चैप्टर में कितनी चीज़ें समझी हैं, कहाँ पर आपको डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे भी और टॉपिक के बेसिस पे भी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एमसीक्यू से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जैसे कि हम करते हैं, हमारे पास आती है एक स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के हमारे पास दिए जाते हैं 4 आंसर। हमें यहाँ पर इन 4 आंसर्स में से अपना सही जो आंसर है या सबसे सही जो आंसर है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट की कि आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है, कथन क्या दिया गया है। आपने कहा, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलसेंट चूज फॉर हिज और हर मील, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलसेंट चूज फॉर हिज और हर मील, कि एक जो किशोर है उसे अपने भोजन के लिए क्या यहाँ पर चुनना चाहिए या उन्हें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। जिसने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है उसे भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि एक किशोर को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किशोर को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, या किस प्रकार का भोजन अपने लिए चुनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो सभी ने ये सारी चीजें खाई हैं और इसीलिए सभी को ये पता होगा। जैसे हमने कहा चिप्स, अब चिप्स आपको पढ़ना आना चाहिए क्योंकि हम सभी चिप्स खाते हैं। हमने पैकेट पे नाम भी देखा है, हमें स्पेलिंग भी पता है। ठीक है, चिप्स को हम चिप्स ही कहते हैं। दूसरा है नूडल्स, सभी ने नूडल्स खाए हैं, नूडल्स खाए हैं सभी ने, जैसे कि मैगी जो है, और आपने कहा जो जिसे आप चाउमीन कहते हैं, ये सारे क्या हैं, फॉर्म ऑफ नूडल्स हैं। ठीक है, इन सभी को हम नूडल्स कहते हैं। आपने कहा एरेटेड बेवरेजेस, ठीक है, जैसे पेय पदार्थ जो होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेजिटेबल कटलेट्स, जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, चिप्स होते हैं या लेमोनेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है राइस यानी कि चावल, नूडल्स और पॉपकॉर्न खाने चाहिए। लास्ट है यहाँ पे चटपटी दाल एंड वेजिटेबल, चपाती दाल एंड वेजिटेबल। तो आप ये बताइए कि एक किशोर को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है। आपने कहा सबसे पहले तो हमें सलाह दी जाती है कि हम यहाँ पे पैक्ड फूड ना खाएं बेसिकली। ठीक है, ऐसा फूड जो पैक्ड होता है, क्योंकि पैक्ड फूड में आपने कहा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स वो चीजें होती हैं जिनको भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं और उनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत कम साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और लंबे टाइम बाद दिखने वाले साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पैक्ड फूड होता है, जो बंद खाना होता है, उसे खाना आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी है वो अलग बात होती है, अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पैक्ड फूड को ना लें। ठीक है, अब पैक्ड फूड का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कुछ चीजें आएंगे, जैसे कि चिप्स हो गए हैं, जैसे कि कुरकुरे हो गए हैं, ये पैक्ड फूड ही होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा हमने कहा कि जो यहाँ पर बाहर की जो चीजें होती हैं, जैसे फास्ट फूड जो होता है, उसे हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो यूज तो होती है। आप जैसे घर का खाना खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, तो इनमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे हमने कहा हम फास्ट फूड को मना क्यों करते हैं, पैक्ड फूड को मना क्यों किया जा रहा है। पैक्ड फूड में क्या क्या आएगा, आपका चिप्स यहाँ पर आएगा, पॉपकॉर्न आपके आते हैं। ठीक है, हाँ अगर पॉपकॉर्न आप अपने घर में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैक्ड की अगर हम बात करें तो हमने कहा जो चिप्स यहाँ पर हैं, ये जो पॉपकॉर्न है, ये आपके क्या आते हैं, पैक्ड फूड में आते हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसीलिए इसे लेने से मनाही की जाती है।
दूसरा आता है कि हम यहाँ पर जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड समझते हैं, जैसे कि आपने कहा जो जो भी चीज़ें बाहर खाते हैं। अब आपने कहा ये जो फास्ट फूड खाने से मनाही इसलिए होती है, एक्चुअली में हम खाना क्यों ले रहे हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में चैप्टर पढ़ा होगा, फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिशन आपने देखा होगा, तो भोजन लेने का हमारे पास एक जो उद्देश्य होता है वो है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी हमें चाहिए, इसीलिए हम खाना खाते हैं। और ये जो एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी डिफरेंट न्यूट्रिएंट से, पोषक तत्वों से। हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन में होते हैं पोषक तत्व, और ये पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर का रखरखाव करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। माइक्रो में आप देखते हैं विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। हमने कहा कि भोजन अगर हमें लेना है तो ऐसा भोजन लेना चाहिए कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो और उचित मात्रा में हो, और सारे ही न्यूट्रिएंट हो, सारे ही पोषक तत्व हो। आपने कहा ऐसा भोजन हमें लेना है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी हैं। फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो उनमें कोई पोषक तत्व आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको हो सकता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, आप अगर तेल वाली चीजें खा रहे हैं तो कुछ मात्रा में आपको फैट मिल जाए, लेकिन जो विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन यहाँ पर है, जो मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कहा क्योंकि आपको जो कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल भी रहा है वो कैसा होगा, वो आपको, जैसे अगर हम कहेंगे बाहर से आप जो तेलीय चीजें खाते हैं, ऑयली जो भी चीजें होती हैं, तो वो एक ही तेल में बार बार चीजें फ्राइड की जाती हैं, जबकि से एक ही तेल को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बाहर जैसे कि हम समोसे खाते हैं, अब आपने कहा उन्हीं उसी तेल में समोसे पता नहीं कितनी बार तले गए होंगे, हमें नहीं पता है। तो वो जो फैट आपको मिल रहा है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, या जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। जैसे कि आपने कहा मैदा, अब जो भी चीजें बनी होती है मोस्टली मैदे से हैं, चाहे आप नूडल्स खा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आपके किससे बनी होंगी, मैदे से बनी होंगी। अब आपने कहा मैदा जो है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पर होती है एज कम्पेयर टू अगर आप जैसे आटा ले। ठीक है, आटे में आप गेहूं का आटा लें, मंडवे का आटा लें तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो आपने कहा कि ये चीजें एक्चुअली में डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और साथ ही साथ इनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। आपके पोषक तत्व किस में पाए जाएंगे, जो आपकी दाल होती है, आपकी सब्जियां होती हैं, आपका जो अनाज होता है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, इन सभी में आपको पोषक तत्व मिलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट से लेके माइक्रो न्यूट्रिएंट तक। तो अगर एक किशोर जो है, किशोर क्योंकि उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं और उस टाइम पर उसकी वृद्धि भी हो रही है, उसका आपने कहा कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि भी होगी, वो मानसिक रूप से भी डेवलप हो रहा है, सोशली भी वो डेवलप कर रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इस टाइम पे एनर्जी के साथ साथ विटामिन चाहिए होंगे। ठीक है, एनर्जी तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो प्रोटीन आपको चाहिए, क्योंकि आपने कहा आपके बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन रखना है तो आपको विटामिन यहाँ पर चाहिए होंगे। तो इसीलिए इस एज में एटलीस्ट किशोर अवस्था के दौरान आपने कहा वैसे तो हमें हमेशा ही एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। तो हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लेकिन किशोरों के लिए स्पेशल कहा जाता है कि उस टाइम पर उन्हें कैसा खाना है, यहाँ पर पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि सारे ही पोषक तत्व शामिल हों। अब आपने कहा चिप्स नूडल्स, ये पहला ऑप्शन तो आपके ऑप्शन में आता ही नहीं है। सेकंड है कि वेजिटेबल है लेकिन चिप्स और लेमोनेड्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। थर्ड में है राइस, ठीक है, लेकिन नूडल्स यहाँ पे ऐड कर लिया। पॉपकॉर्न फिर भी ठीक है अगर आप घर पे बनाते हैं, आपने देखा होगा जो यहाँ पर क्या होता है, मेज मक्की जो होती है उसी के जो सीड होते हैं, दाने होते हैं, उन्हीं से पॉपकॉर्न बनते हैं। तो आप घर में भी पॉपकॉर्न बना सकते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ऑप्शन है चपाती, यानी कि रोटी, दाल, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। इनके कंपैरिजन में सबसे सही जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
इजी क्वेश्चन है ये, तो आपका बेसिक क्वेश्चन, एक जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल जो आपकी थिंकिंग है या जो जनरल आपकी अवेयरनेस है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अब तक हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें ये पता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। यहाँ पे एक संतुलित आहार खाना खाना चाहिए जिसमें कि सारे ही पोषक तत्व शामिल हों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर आया। चलिए, ये तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है। आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऐसा क्यों करना है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया adolescents like everyone else should have a balanced diet which should include all type of nutrients. Also a diet should consist of a less refined or packed food. Hence the best option for adolescents meals will be chapati, dal and vegetable। आपने कहा सिर्फ किशोरों को ही नहीं बल्कि सभी को एक संतुलित आहार खाना खाना चाहिए। और अगर हम किशोरों की बात करें क्योंकि उन्हें उस टाइम पे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो उन्हें स्पेशली बैलेंस डाइट खानी चाहिए। फ्राइड जो फूड है वो नहीं खाना चाहिए और जो पैक्ड फूड है उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का ट्रांसलेशन है कि किशोरों को अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से क्या चुनना चाहिए। चिप्स, नूडल्स और वातित पेय पदार्थ है, सब्जी, कटलेट, चिप्स और नींबू पानी है, चावल, नूडल्स, पॉपकॉर्न है या चपाती, दाल, सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आपसे एक स्टेटमेंट पूछी गई है जिसमें कहा गया है द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन इन हर डैश एंड मेनोपॉज। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन है या मिनार्क है या ओव्यूलेशन है। आपसे पूछा गया है कि एक जो फीमेल होती है यहाँ पर उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जो यहाँ पे प्रजनन जो यहाँ पर क्या आता है अवस्था होती है, वो किस किस के बीच में रहती है। बिटवीन आपने आपसे पूछा गया है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड डैश, यानी कि एक फीमेल या एक महिला की प्रजनन अवस्था डैश और मेनोपॉज सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी है कि कोई भी जो फीमेल है उसकी जो प्रजनन अवस्था वो टाइम पीरियड है जहां पर वो क्या है रिप्रोडक्टिवली मेच्योर है, यानी कि यहाँ पर वो क्या कर सकती है, यहाँ पे संतति को उत्पन्न करने में सक्षम है। बेसिकली उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। तो आपने कहा किसी भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो डैश और मेनोपॉज के बीच में होता है, यानी कि महिला की प्रजनन अवस्था डैश और मेनोपॉज के बीच में होती है। यानी कि मेनोपॉज तो वो है, मेनोपॉज वो स्टेज है जहां पर गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपने कहा ये वो स्टेज है जहां पर गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जब गैमेट फॉर्मेशन ही यहाँ पे रुक जाता है तो आपने कहा कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, परमानेंटली। क्लियर है। तो मेनोपॉज तो वो स्टेज है, आपने कहा यहाँ तक होती है और कहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, ये बोला गया है। इसकी और इसके बीच में होती है, इससे पहले और इसके बाद होती है। तो ये कौन सी स्टेज है, क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर आएगा या मेंस्ट्रुएशन आएगा या मिनार्क आएगा या ओव्यूलेशन आएगा। सारे जो टर्म्स है वो क्या है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एक बार सारे टर्म्स को देखिए क्या होता है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो आंसर करने से पहले सबसे पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव फेज किससे किसके बीच में होता है, ये तो दिया गया है लेकिन किससे होता है। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल चलती है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें यहाँ पर ओवरी में कुछ चेंजेस आते हैं। ये है यहाँ पे ओवरी,
ठीक है। ओवरी में जो सिक्रीट होते हैं वो होते हैं FSH और LH हार्मोन, जिससे कि आपने कहा ये जो फॉलिकल्स हैं ये डेवलप होती हैं। जब ये डेवलप होंगी तो ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करती हैं, जिससे कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं और इसके अंदर फीमेल गैमेट जो है वो मैच्योर हो रहा होता है। फाइनली ये बर्स्ट हो जाता है, यहाँ से फीमेल गैमेट जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब ये बचा हुआ भाग प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो एग है ये जाता है कहाँ? ठीक है, क्या बनाया हमने? हमने बनाया है यहाँ पर एम्प्यूला, ये स्थमस है, ये एम्प्यूला है, ये इनफंडिबुलम है और ये फिम्बरी है। ठीक है। अब ये गैमेट जाएगा एम्प्यूला में फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक यहाँ पर ये जो गैमेट है यहाँ पे होगा और उसके बाद जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो गैमेट है विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ओवरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है? ठीक है। अब ये जो गैमेट है ये ब्लड वेसल्स के साथ क्या हो जाएगा? बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का क्यों बोला गया है? क्योंकि एक्चुअली में हम डेट को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है ये 1 तारीख को शुरू हुआ है, तो आपने कहा कि ये जो गैमेट है, गैमेट बॉडी से रिमूव कब होगा? 28 को, यानी कि 28 तारीख को ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 28 तारीख को ये गैमेट रिमूव होता है उसी टाइम पर सेम ये साइकिल फिर से चलने लगेगी। एक दूसरी फॉलिकल, क्योंकि हमने क्या कहा था ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल्स हैं, एक दूसरी फॉलिकल्स डेवलप होने लगेगी। 28 दिन बाद वो गैमेट जो है फिर से रिमूव हो जाएगा और फिर से उसी टाइम पर एक साइकिल चलती है जो कि 28 दिन की होती है। इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा क्या ऑप्शन, अगर हम देखें, क्या ये सही ऑप्शन होगा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज के बीच में होता है? अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ चलने वाली एक साइकिल है, मेनोपॉज के एक परमानेंट क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो परमानेंटली उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर महीने होने वाली साइकिल है, लेकिन ये साइकिल कब शुरू हुई थी ये तो हमें नहीं पता है। हमने कहा कि साइकिल तो हर महीने शुरू हो रही है, तो रिप्रोडक्टिव फेज को हम कैसे बताएंगे कि कब से कब तक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से मेनोपॉज तक है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था, ये तो हमें नहीं पता है। अभी इस ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आपने कहा हमें क्या हो रहा है, डाउट है। दूसरे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है ब्लीडिंग। जब वो टाइम पीरियड जब 28वें दिन यहाँ पर क्या हुआ, जो गैमेट है वो बॉडी से बाहर आता है, तो ये जो सिक्रेशन है ये 3 से 5 दिन या 6 या 7 भी होता है, ठीक है, वैरी करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, लेकिन 3 से 5 दिन एक आइडल जो डेज हैं वो माने गए हैं। तो हमने कहा कि 3 से 5 दिन तक ये सिक्रेशन होता रहता है। ये फेज, ये 3 से 5 दिन तक का सिक्रेटरी फेज जो है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। तो हमने कहा कि हमारा आंसर क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज जो मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज के बीच का टाइम पीरियड है, ऐसा है कि वहीं पर जो है रिप्रोडक्टिवली जो फीमेल है वो मेच्योर रहती है। हमने कहा ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो हर जो मंथ है उसमें होगा। नेक्स्ट है मीनार्क। मीनार्क क्या होता है? आपने कहा मीनार्क वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी फीमेल की लाइफ की, जो सबसे पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी जो कि किशोर अवस्था में शुरू होती है, उसको हम कहते हैं मीनार्क। तो क्या मीनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम पीरियड है वही हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज आता है फीमेल में, ठीक है। लास्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या आता है? जब इस फॉलिकल, ये फॉलिकल टूटती है, ठीक है, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल से, आगे जाकर के बहुत डिटेल में आप समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ फॉलिकल याद रखिए। जब ये फॉलिकल टूटी और इस फॉलिकल से जो गैमेट है वो रिलीज हो जाता है बाहर, इसी कंडीशन को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपके अकॉर्डिंग सबसे सटीक जो आंसर है वो कौन सा यहाँ पे होता है? बेसिकली हमें बताना है कि वो टाइम पीरियड जब फीमेल जो है वो क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है,
और वो टाइम जहाँ पर अब वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल नहीं होगी, यानी कि संतति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगी। तो वो टाइम जहाँ से संतति उत्पन्न करने में सक्षम होती है और वो टाइम जहाँ तक संतति उत्पन्न करने में सक्षम होती है, इसी को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो इस फेज को तो मेनोपॉज कह रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये वो टाइम पीरियड होगा जब फीमेल क्या हुई है, सक्षम हुई है कि वो संतति उत्पन्न कर सकती है। आपने कहा वो कब हुआ है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हुआ है, या मेंस्ट्रुएशन है, या मेनार्क है, या ओव्यूलेशन है। आपने कहा कि जब यहाँ पर देखो मेंस्ट्रुएशन तो हर मंथ हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी पे, दैट इज मीनार। मीनार क्या है, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई होगी इट मीन्स कि वो वही टाइम पीरियड हुआ जब जहाँ से क्या है, जो फीमेल है, फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन शुरू हुआ है। फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन शुरू होने का मतलब है कि अब वो संतति उत्पन्न करने में क्या है, सक्षम है। आंसर क्या आएगा, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो क्या आया, हमने कहा द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे फर्स्ट पीरियड कहते हैं। तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मिनार कहते हैं, और यहीं से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है एट अराउंड 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12, या आपने कहा 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 45 to 50, 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, हर मंथ चलती है। व्हेन वुमन स्टॉप रिलीजिंग एग, जब फीमेल में गैमेट प्रोडक्शन बंद हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज, इसे मेनोपॉज कहेंगे। हैंस द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसी के साथ साथ आपके कुछ टॉपिक क्लियर हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो आपने कहा एक महिला में प्रजनन चरण, उस पर डैश और रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, रजो दर्शन यानी कि मीनार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, और स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्वेट ग्लैंड, salivary gland and oil gland do not release their secretion directly into the blood. स्टेटमेंट 2 कहती है these glands do not have duct. सबसे पहले हमें समझनी है यहाँ पर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट रिलीज करती है, पसीना जिनसे आता है। दूसरी है सलाइवरी ग्लैंड, जिनसे सलाइवा निकलता है। और तीसरी है ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल को सिक्रीट करते हैं। हमारे फेस पे आपने देखा होगा किसी की स्किन ऑयली होती है क्योंकि ऑयल रिलीज होता है, ठीक है। आपने कहा दीज ग्लैंड्स डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये अपने श्रावण को यानी कि पसीना, जो लार होती है, जो ऑयल होता है, वो रक्त में नहीं डालती हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अपने हिसाब से आप एक बार सोचिए। इसी में स्टेटमेंट 2 कहता है दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है। डक्ट आपने कहा क्या होती है, ऐसी संरचनाएं जो पाइपलाइन संरचनाएं होती हैं, और ये डक्ट क्या करती है, सिक्रेशन को जहां से सिक्रेट हो रहा है यानी कि ग्रंथियों से कहाँ लेकर जाती है, जो उनकी टारगेट साइट होती है, यानी कि उन भागों तक लेकर जाती है, उन अंगों तक लेकर के जाती है जहां उन्हें काम करना है। अब हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, सही कह रहे हैं। पहला भी सही कह रहे हैं कि जो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और ऑयली ग्लैंड है, ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालती हैं। और दूसरा भी सही कह रहा है कि ये जो ग्लैंड है इनमें डक्ट नहीं होती है। पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये कह रहे हैं कि सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है कि इनके पास डक्ट नहीं होती है। पहली स्टेटमेंट गलत है कि ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा ये रिपीट हो गया है, अच्छा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन में सही कह रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट भी गलत है, यानी ये अपनी सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालते हैं, ये भी गलत है। और इनके पास डक्ट नहीं होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 तो ठीक है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आपको अपना आंसर यहाँ पर बताना है। अब देखो, आपसे स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड जहां से हमें पसीना आता है। स्लाइवरी ग्लैंड,
ग्लैंड, ठीक है। ये एस से क्या होगा, स्वेट ग्लैंड होगा, ये सलाइवरी ग्लैंड पूरी लिखी है। और नेक्स्ट आती है ऑयल ग्लैंड। ये जो इनका जो भी सिक्रेशन है, हमने कहा इनका जो भी सिक्रेशन है ये रक्त में इनके जो सिक्रेशन है वो रक्त में नहीं आते हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड से क्या होगा, स्वेट रिलीज होगा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, सलाइवा होगा। ऑयल ग्लैंड से क्या हो, अच्छा ये ऑयल ग्लैंड है, यहाँ से ऑयल होगा, यहाँ से क्या होगा, ऑयल होगा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, सलाइवा होगा। आपने कहा हमारा जो पसीना है, हमारे स्किन से जो ऑयल निकलता है या हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, ये रक्त में नहीं आते हैं। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरा हमने कहा इनमें डक्ट नहीं होती है, इनमें डक्ट नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको जाना पड़ेगा ग्रंथियों में। हमने पढ़ा था ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि, दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं इट मीन्स कि आपने टॉपिक पढ़ा है अच्छे से, आपने जो भी लेक्चर यहाँ पे अटेंड किए हैं उनमें आपने ध्यान से पढ़ा है। अगर आप कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं तो एक बार आप अपने नोट्स को यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये होमवर्क में आपके पास आएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।